हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं के क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और उम्मीद है आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। पिछली 3 क्लास हो चुकी है ज्यामिति की। कहीं डायरेक्ट आप चौथी क्लास में ना कूदें। पहले 3 क्लास पहली दूसरी तीसरी पढ़े, उसके बाद चौथी पे आए। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। क्या हेडिंग डालेंगे? केंद्रों की स्थिति। पोजीशन ऑफ सेंटर्स। केंद्रों की स्थिति यानी कि जो भी केंद्र आपने पढ़े हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से केंद्र पढ़ाए थे। मैंने रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन में, तो क्योंकि आप पीछे की क्लास देख सकते हैं। फिर भी क्योंकि आप नहीं करेंगे रिवाइज, इसलिए मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। केंद्र मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि केंद्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्र पढ़ाया था मैंने, केंद्रक। केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। केंद्रक में क्या होता है, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि माध्यिका किसे कहते हैं। ये तो अनैच्छिक क्रिया है, बिना इच्छा के भी आ सकती है, छींक। और ये कहा जाता है कि छींकत खावे छींकत फहरे, छींकत पर नहीं जा घर नहीं जाए। यानी कि अगर कोई छींक दे तो आप खाना खा रहे हैं तो खा सकते हैं, कपड़े पहन रहे हो तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर कोई छींक दे तो दूसरे के घर मत जाना। ये कहावत है। चलो छोड़ो। तो केंद्र 4 प्रकार के। पहला केंद्र केंद्रक, माध्यिकाओं के कटार बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा को, मेरे साथ बोलिए सभी, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। और इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ऊपर वाला टुकड़ा 2, नीचे वाला टुकड़ा 1। ये तो केंद्रक हो गया। उसके बाद मैंने लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र पढ़ाया। सबसे पहले मैंने अंतः केंद्र पढ़ाया था, कोणों का अर्धक अंतः केंद्र। और ऊपर अगर 50 है तो 25+25, और नीचे 90+25। और अगर उनको बाह्य कोण अर्धक भी काटे तो 90-25, मैंने बताया था पिछले क्लास में। फिर परिकेंद्र में ऊपर 50 है तो नीचे 100, और दूरस्थ कोण योग 90। ये याद रखना है बस, कीवर्ड है ये। और अगर लंब केंद्र पढ़ाएं तो लंबु कोण योग 180, और निकटस्थ कोण योग 90 है। यानी कि ऊपर 50 है तो नीचे 130 होगा। ये पढ़ाया था। अब उन जितने भी केंद्र मैंने पढ़ा है उनकी पोजीशन, स्थिति क्या रहेगी, तो समझना। त्रिभुजों के प्रकार की अगर मैं बात करूं, त्रिभुजों की स्थिति के या केंद्रों की स्थिति की आपने हेडिंग डाल ली होगी। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे, या पहले आप है ना, ये केंद्रों की स्थिति के रहने दो, पहले त्रिभुजों के प्रकार हेडिंग डाल लो। त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला कौन सा हो जाएगा, अगर तीनों भुजाएं समान हो, ऐसे तीनों तीनों 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, इसको कहेंगे क्या, तीनों भुजा समान है, समबाहु त्रिभुज। इतना तो जानते होंगे आप, लेकिन लिख लो, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, अगर दो भुजाएं समान हो, ये वाली यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर, इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तीसरा, अगर तीनों भुजाएं अनसंट हो, अनसंट का मतलब ये, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि 5 सेमी है, ये 6 सेमी है, और ये तीसरी अलग है 7 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं अगर अलग है, तो इसे कहेंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। 3 हो गए।
उसके बाद ये हो गए भुजा के आधार पर, और भुजा के आधार पर एक त्रिभुज और रहेगा आपका, वो लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा डी। डी में ये हो जाएगा ऐसे। ये कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये कितना? 5। यानी कि इसे कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अगर बैठ जाए। यहाँ पे लोगो आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सभी को। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अगर दिख जाए, इसमें अगर कोई भुजाएं बैठती है और बराबर आ जाए ऐसे, तो इसका मतलब वो समकोण है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझ में आ गई होगी सबके। तो इसको छाप लो, भुजा के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद अब हेडिंग डालेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तो ए, सारे कोण, जैसे कि ये कोण 50 डिग्री का हो, ये कोण 60 डिग्री का हो, और ये कोण 70 डिग्री का हो। या फिर यानी कि सारे कोण, ध्यान समझना, सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हों, छोटे हों या फिर कम हो, ऐसे कह सकते हैं। तो उस त्रिभुज के लिए न्यून कोण शब्द का, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। यानी कि सारे कोण अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, देखो सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसके लिए न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है ये। जैसे कि अभी समबाहु त्रिभुज मैंने पढ़ा, जैसे कि इसी में मैं अगर समबाहु त्रिभुज बना दूं छोटा सा ऐसे, ये इसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो सारे कोण 90 डिग्री से कम है। यानी ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 इसमें बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, लेकिन ये भी न्यून कोण ही है। समबाहु तो है ही, लेकिन न्यून कोण भी है। दूसरा, एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। आ गई बात समझ में? एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, बाकी का कोई इश्यू नहीं है, कितना ही डिग्री हो सकता है, बाकी एक कोण 90 डिग्री हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। एक कोण जिसका 90 डिग्री है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा सी, ये कोण मान लो थोड़ी देर के लिए 110 डिग्री का हो, थोड़ी देर के लिए, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, छाप लो भाई इसको। यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री, मतलब सारे कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोणीय, एक कोण 90 डिग्री का समकोण, और एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है, देखो ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो इसे कहेंगे क्या? अधिक कोणीय त्रिभुज। छाप लीजिए सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे, अब हेडिंग डालिए केंद्रों की स्थिति। अब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। केंद्रों की स्थिति। केंद्रों की स्थिति, केंद्रों की स्थिति के बारे में अगर आप देखेंगे, तो केंद्रों की स्थिति में आप ध्यान से समझिए क्या है मामला। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना।
न्यून कोणीय त्रिभुज में न्यून कोणीय त्रिभुज में केंद्रों की पोजीशन क्या रहेगी? तो एक एक समझिए पहले। ये है मामला। न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, समझ में आ रहा होगा सबके। 50 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, और 70 डिग्री ये, ऐसे कर सकते हैं आप। लिख लो भले ही इसमें 50, ये 60 और ये 70 डिग्री न्यून कोणीय त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्रम से पढ़ेंगे हम। क्रम से मतलब एक एक केंद्र पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्रक, उसके बाद अंतकेंद्र, फिर तीसरा परिकेंद्र, और फिर चौथा लंब केंद्र। इनके एक एक की हम यहाँ देखेंगे कि ये कहाँ आएंगे। तो समझना, सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक की परिभाषा क्या थी? माध्यिकाओं के घटान बिंदु, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तो माध्यिका कहलाती थी। और ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और ये शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका, और ये है केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। आ रही है बात समझ में? यहाँ मैं लिख दूंगा, ये क्या है? केंद्रक। इसी में फिर मैं अगर आगे लिखूं कि भाई इसी में केंद्रक तो हो गया। दूसरा अगर मैं कहूं कि इसका मतलब केंद्रक की पोजीशन क्या है, मैं प्रश्न पूछूं कि न्यून कोणीय त्रिभुज में केंद्रक कहाँ होता है, तो मैं कहूंगा त्रिभुज के अंदर होता है। दूसरा है अंतकेंद्र। अंतकेंद्र का क्या था मामला? ये वही 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। अंतकेंद्र का सिस्टम ये था कि जो भी कोण है उसका क्या कर दो? अर्धक। 70 का आधा 35, और जो भी तीसरे का भी कर दो, चाहे दो कोणों का अर्धक का ये जो बिंदु है इसे ही कहते थे क्या? इसे कहते थे अंतकेंद्र। अंतकेंद्र। तो इसका मतलब केंद्रक भी त्रिभुज के अंदर है और अंतकेंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही आएगा। और या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ आपसे, क्या कि अंतकेंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के भुजाओं को टच मी करता हुआ अगर वृत्त खींचते हैं। एक बात मुझे बताओ, अंतःवृत्त कैसे बनेगा? किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं को टच करता हुआ। और जब वृत्त ही अंदर है, मान लो त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो केंद्र बाहर थोड़ी जाएगा, तो केंद्र भी अंदर ही होगा। तो केंद्र अंदर ही रहेगा, किसका? इसका। आ गई बात समझ में? अंतःकेंद्र। अब बात आती है किसकी? किसकी? परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र का मतलब क्या है मामला, ये समझिए। ये लो, न्यून कोणीय त्रिभुज है, वही 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। और परिकेंद्र का मतलब क्या होता है? भुजाओं का आधा, यानी इस भुजा का अर्धक और इस भुजा का अर्धक, मान लो ये मिल गए यहाँ पे। और ये जो बिंदु है ये आपका परिकेंद्र कहलाएगा। या फिर दूसरी भाषा में, ये त्रिभुज के शीर्षों को टच करता हुआ कोई वृत्त अगर बनता है ऐसे, इसे कहते हैं क्या? परिवृत्त। और जब वृत्त का आपको पोजीशन दिख रही होगी कि ये वृत्त का केंद्र यहाँ होगा लगभग, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या? परिकेंद्र। क्या होगा? परिकेंद्र। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? छाप लीजिए। एक और बच गया अभी तो। कौन सा? लंब केंद्र। पहले ये छाप लो, इसी में फिर लंब केंद्र बता देंगे आगे। देखो भाई, क्या है मामला। ये त्रिभुज है न्यून कोणीय, वही 50 डिग्री, 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब देखो, ये तीन केंद्र मैंने बता दिया, चौथा बच रहा है। तो लंब केंद्र किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, ये लंब डाल दिया। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, ये लंब डाल दिया। दो ही बहुत है ये, मुझे तो पॉइंट चाहिए बस। तीसरा भी डाल दो भले, लेकिन ये बहुत है। और इसे ही क्या कहेंगे बताओ? इसे ही कहेंगे लंब केंद्र। तो कहीं ना कहीं न्यून कोणीय त्रिभुज, ये छाप लो पहले, छाप लो सभी, वीडियो को पॉज करके। अब इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सारे केंद्र
यानी कि ये मैं मिटा देता हूँ, छाप लिया होगा। न्यून कोणीय त्रिभुज में क्या लिखेंगे कि सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर होंगे। बस, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे केंद्र त्रिभुज के अंदर होंगे। बस ये रिजल्ट है इसका। देखो, ये केंद्रक भी अंदर, अंत केंद्र भी अंदर, परिकेंद्र भी अंदर और लंब केंद्र भी अंदर, ये त्रिभुज के अंदर है। तो इस प्रकार ये पहला हो गया न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें तो सारे केंद्र अंदर है। अब आगे जो आएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज हो गया। त्रिभुजों के अगर देखे टाइप तो देखो, न्यून कोणीय त्रिभुज हो गया, तो अब कौन सा आएगा, समकोणीय त्रिभुज, इसमें पढ़ेंगे। और फिर इसमें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो कैसे, समझिए, हेडिंग डालिए, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज में क्या है मामला, ढंग से देखिए, समझिए। समकोणीय त्रिभुज में, जैसे समकोणीय त्रिभुज का मतलब आपको ये तो पता है, ये कोण 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही चिन्ह चिन्ह का मतलब भी 90 डिग्री होता है। अब पहली चीज, केंद्रक, वही चारों केंद्र पढ़ेंगे। केंद्रक की मतलब पोजीशन देखिए क्या है। केंद्र की परिभाषा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका केंद्रक। केवल माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहता है, केंद्रक। और ये भी पता है आपको, ये कि 2:1 में बांटता है, ऊपर वाला टुकड़ा 2, नीचे वाला 1। इसी प्रकार ये वाला 2, ये वाला 1। इसी प्रकार शीर्ष वाला, यानी ये 2 और ये 1। ऐसा सिस्टम आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब, समकोणीय त्रिभुज में भी केंद्रक अंदर ही होगा। दूसरा, समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें दूसरा है अंत केंद्र। अंत केंद्र का मतलब होता है इस कोण का आधा और इस कोण का आधा अंदर ही मिलेगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि इस त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाओ, तो भुजाओं को टच करता हुआ ऐसे बनेगा। और जब वृत्त ही त्रिभुज के अंदर है तो केंद्र भी अंदर होगा। इस केंद्र का नाम क्या हो जाएगा, अंत केंद्र। अंत केंद्र यानी कि समकोणीय त्रिभुज में केंद्रक भी अंदर होता है और अंत केंद्र भी अंदर होगा। अब बात आती है तीसरी चीज, ये कोण 90 डिग्री, परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र का मतलब क्या है, परिकेंद्र का मतलब यह है कि शीर्षों को टच करता हुआ वृत्त बनाओ। देखो, शीर्षों को टच करता हुआ वृत्त बना दिया, देखो। अब आप ही मुझे बताओ, इसका केंद्र कहाँ यहाँ हो सकता है क्या, वृत्त को देखो तुम, वृत्त का केंद्र यहाँ नहीं हो सकता, लगभग यहीं होगा। लगभग क्या होगा, यहीं। और ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि किसी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, किसी त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। और इस कर्ण का बिल्कुल मिड पॉइंट, और ये क्या है, व्यास। वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा, और ये व्यास हो जाएगा, तो ये समझ रहे हैं 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज में ये जो कहलाएगा, ये वाला, ये परिकेंद्र कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या, परिकेंद्र। परिकेंद्र। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, परिकेंद्र। परिकेंद्र। और ये परिकेंद्र कहाँ आया, पोजीशन, यही परीक्षा में पूछा जाता है। कहाँ आया ये, कर्ण का मध्य बिंदु। कर्ण का मध्य बिंदु, और ये ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसी समकोणीय त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, तो समकोण के कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। और ये प्रमेय भी है, देखो मैंने आपको बताया था क्या, कि ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे कोई त्रिभुज है, ये केंद्र है,
अगर मैं ये कहूँ कि ये कोण अगर 50 डिग्री है या 30 डिग्री है मान लो, तो ये अगर 30 है तो ये केंद्र पे क्या होगा, दोनों टांगों के बीच में 60 डिग्री डबल होगा। मान लो यहाँ मैंने 180 डिग्री कर दिया, मान लो केंद्र पे 180 डिग्री है तो परिधि पे कितना होगा, 180 का आधा 90। अब ये 180 का आधा होता है, लेकिन 180 जैसा बनाओ तो सही, तो 180 में टांगड़े बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, मतलब ये लो सीधा सट, यानी कि 180 डिग्री, और केंद्र पे परिधि पे बनेगा वो 90 डिग्री। 180 का आधा 90, तो वही देखो 180 केंद्र पे परिधि पे 90, ठीक है। और फिर या फिर ये भी तो कह देते हैं क्या कि अगर कोई समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, अर्धवृत्त, यानी कि ये समकोण जो है, समकोण अगर बनता है यहाँ पर ऐसे, तो वो ये जो है ये व्यास ही कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। जब मैं आपको वृत्त पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर, बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये मतलब फिक्स रख लो आप। चलो मैं अलग पेज पे बता देता हूँ क्या है मामला। एक तो नियम ये है क्या कि जैसे ये वृत्त है मान लो, और ये त्रिभुज है, और ये केंद्र है, मान लो ये केंद्र है, और ये अगर मान लो 130 डिग्री है, तो ये फिर आधा होगा 65 डिग्री, 65 का डबल 130। अब यहीं पर मैं ये कह सकता हूं कि परिधि पे बना कोण केंद्र का आधा, या फिर केंद्र पे बना कोण परिधि का डबल। तो इसी चीज में अगर मैं ये बनाऊं कि मान लो ये बिल्कुल सीधी सट लाइन, और ये मैंने समकोण बना दिया ऐसे, ये लो, ये मान लो 180 डिग्री है, तो 180 केंद्र पे 180 सीधी लाइन, तो 90 केंद्र पे 90, परिधि पे 90 हो जाएगा। और इसी को मैं कह सकता हूँ क्या, क्या कहूंगा बताओ, कि ये एक आधा वृत्त हो गया, आधा ऊपर आधा ये, तो अर्धवृत्त पे बना कोण, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। कैसे लिख लो, कुल मिला के ये मामला है केंद्र का आधा होता है ऊपर, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण मतलब 90 डिग्री हो रहा है, देखो ऐसे। तो ये व्यास हो गया फिर, ठीक है। तो ये चीज है, और मैं डिटेल में बता दूंगा आगे जब ये वृत्त पढ़ेंगे। तो ये परिकेंद्र हो गया। अब देखो 3 केंद्र हो चुके हैं, जिसमें से अब बच गया लंब केंद्र बच गया। तो लंब केंद्र के लिए क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब लंब केंद्र के लिए देखो, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, तो लंब तो ये डल ही रहा है, यही तो लंब है, देखो ये 90 डिग्री। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, तो ये लंब, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे, तो ये लंब डाल तो दिया, लेकिन ये मिल रहा है यहीं पे। तो कहने का मतलब लंबों का कटान बिंदु तो यही है रहा ना, हाँ या ना। तो लंबों का कटान बिंदु यही है, इसी को कहेंगे हम क्या, लंब केंद्र। इसी को कहेंगे हम लंब केंद्र, क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसे ही हम कहेंगे क्या, लंब केंद्र। अब परीक्षा में ये दोनों ही पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं क्या कहूंगा, समकोणीय शीर्ष, समकोणीय शीर्ष, समकोणीय शीर्ष ही लंब केंद्र होता है। समकोणीय शीर्ष का मतलब शीर्ष तो ये भी है, शीर्ष ये भी है, लेकिन ये शीर्ष स्पेशल है क्योंकि ये समकोण है। तो समकोणीय शीर्ष ही आपका लंब केंद्र होता है। तो इसको छाप लीजिए सबको। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट होता है क्या, समकोणीय त्रिभुज में केंद्रों की पोजीशन। ये चीज नोट्स में या किताबों में शायद नहीं दे रखी है, तो इसको छाप लेना भाई, इनको है ना, केंद्रों की स्थिति शायद वहां नहीं दे रखी है, तो इसको छाप लेना नोट्सों में। ठीक है भाई, आगे चलो। अब अंतिम रह गया, देखो वापस से देख लीजिए। वो हो गया, इसमें क्या हुआ था, न्यून कोण में सारे केंद्र अंदर ही अंदर थे, लंब केंद्र परिकेंद्र अंत्य केंद्र सारे केंद्र। इसमें इसमें थोड़ा हुआ था, ये तो आया था लंब केंद्र, ये तो क्या था, लंब केंद्र, समकोणीय शीर्ष तो, और ये आया था परिकेंद्र, कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र, और बाकी सारे केंद्र अंदर थे इसमें। अब बात आती है इसकी अधिक कोणीय त्रिभुज की, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब देखो भाई, हेडिंग डालो, अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में क्या है मामला,
समझिए भाई, अधिक कोण का तो मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो थोड़ा सा ऐसे तीर बाण सा बनेगा त्रिभुज ऐसे। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि अंत केंद्र यानी शीर्ष से, सॉरी केंद्र के बस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और ये माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक। और ये केंद्रक जो है मतलब अंदर ये वृत्त बने इस, सॉरी ये तो अंत केंद्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माध्यिकाओं का कटान बिंदु, क्या कहेंगे? केंद्रक। ठीक है। दूसरा, अब बात आती है अंत केंद्र की। ये लो साहब, ये अधिकोण त्रिभुज हो गया। अब अंत केंद्र मैंने कहा था कोण का अर्धक, यानी इस कोण का आधा और इस कोण का आधा जहां पर मिलेगा वो कोणों का अर्धक का मतलब अंत केंद्र, यानी कि या फिर दूसरे शब्दों में भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त बनाते हैं ऐसे, ये लो। तो भुजाओं को टच करता हुआ अगर वृत्त बनाते हैं तो उसे कहते हैं, या उसका केंद्र को क्या कहते हैं? अंत केंद्र। क्या कहते हैं? अंत केंद्र। क्या कहेंगे? अंत केंद्र। ठीक है। तो एक चीज नोट की होगी आपने, ये केंद्रक और अंत केंद्र तो अंदर ही होते हैं, चाहे वो अधिकोणीय हो, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो। इनकी तो बीमारी नहीं है, ना इनसे प्रश्न पूछेगा। केंद्रक और अंत केंद्र तो सारे त्रिभुजों में अंदर ही होंगे, क्योंकि देखो अंत केंद्र का मतलब वृत्त बनेगा अंदर, और जब वृत्त ही अंदर है तो केंद्र भी अंदर होगा। और ये अंदर होगा ही क्योंकि माध्यिकाएं अंदर ही काटेंगी, माध्यिकाएं अंदर ही काटेंगी, सीधी सी बात है। ये दोनों तो अंदर ही होते हैं। अब बात आती है दूसरी चीज, यानी कि अब आगे अब पढ़ेंगे हम परिकेंद्र और लंब केंद्र। तो मैं यहाँ जगह थोड़ी कम है, अगले पेज पर ले लेता हूँ। इसी यही चल रहा है अधिक कोणीय त्रिभुज में ही। अब समझिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं परिकेंद्र। ये लो सा, थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये देखो, ये कोण थोड़ा सा अधिक कोण हो गया। कौन सा हो गया? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा अधिक है। 90 डिग्री होता तो ऐसे होता, ये 90 डिग्री होता तो ऐसे होता ना, लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा अलग अधिक है, अधिक कोण हो गया। अब इसमें मुझे बताना है परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है? भुजाओं का आधा, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक ऐसा वृत्त जो शीर्षों को टच करता हुआ जाए, शीर्षों को टच करेगा तो ऐसे। ये लो साहब। अब आप अंदाजा भी तो कोई चीज है, ये मैंने ये त्रिभुज है अधिक कोणीय, इसका वृत्त बना दिया चारों तरफ, तो आप देख रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र कहाँ लगाऊं? बताओ, आप कहो यहाँ लगाऊं, तो थोड़ा सा इधर की साइड वृत्त ज्यादा है, तो आप समझ गए होंगे कि वृत्त का केंद्र यहाँ से एक होगा। और इसे कहेंगे हम क्या? परिकेंद्र। क्या कहेंगे? परिकेंद्र। तो कहने का मतलब मेरा ये है, समझना, ये परिकेंद्र हो गया। तो प्रश्न पूछेगा क्या कि अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय है भाई ये, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है बताओ? बड़ी भुजा जो होती है, अधिक कोण के सामने वाली भुजा। देखो ये है अधिक कोण, मैं इसको लिख देता हूं, ये जो कोण है ये कोण ही कहलाता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। अधिक कोण के सामने वाली भुजा से परे है, परे का मतलब दूर हट, दूर है। तो अधिक यानी कि परिकेंद्र कहाँ होगा? यहाँ लिख देता हूं मैं ढंग से स्पष्ट तरीके से, परिकेंद्र इधर लिख देते हैं। परिकेंद्र, परिकेंद्र अधिक कोण के, अधिक कोण के सामने वाली भुजा से परे, परे यानी कि दूर।
ये शब्द इस्तेमाल होगा परीक्षाओं में, परे, यानी अधिक परिकेंद्र जो है अधिक कोण के सामने वाली भुजा से परे होगा। अधिक कोण ये रहा, और अधिक कोण के सामने वाली भुजा ये रही, और इससे परे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है। तो परिकेंद्र अधिक कोण के सामने वाली भुजा से परे होता है, ऐसे। ये आ गया। अब लास्ट और बच रहा है क्या, लंब केंद्र। अभी कईयों की दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं सबको रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। अब देखिए लंब केंद्र बच रहा है। लंब केंद्र में क्या है मामला, ये मान लो अधिक कोण है, अधिक कोणीय त्रिभुज है ये। अधिक कोणीय त्रिभुज के बाद फिर आप देखेंगे, यानी कि ये अधिक कोण हो जाएगा। अधिक कोण, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अधिक कोण ये अगर है तो अब इसमें मुझे बताना है लंब केंद्र। लंब केंद्र किसे कहते हैं, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब। अब इस शीर्ष के सामने तो भुजा ये वाली है। अब तुम इस पे लंब तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो तिरछी है। लंब बिल्कुल सीधा सट डलता है, ध्यान रखना, ऐसे सीधा सट ये लंब है। अब ये लंब तो है, तो ये तो भुजा तो कम पड़ गई। तो भुजा कम पड़ गई तो एक काल्पनिक भुजा का निर्माण करना पड़ेगा इधर की साइड। ओरिजिनल नहीं है, वो भी काल्पनिक है, देखो ऐसे। और इस, यानी कि आप समझ रहे होंगे क्या, कि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे इस, ये जो भुजा है इस पे काल्पनिक ये लंब डालेंगे तो ये लंब हो गया। और ये लंब डाला, अब देखो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डल गया, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डल गया, और इन लंबों के कटान बिंदु, यानी लंबों का कटान बिंदु को ही क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। यानी कि इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे लंब केंद्र। अब बताओ लंब केंद्र की पोजीशन क्या हुई, बताओ। अधिक कोण से पीछे दूर, समझ रहे, अधिक कोण के पीछे। आया कि नहीं आया समझ में। तो अधिक, अधिक कोणीय जो त्रिभुज है ये वाला, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, उसमें लंब केंद्र अधिक कोण से पीछे होता है, परिकेंद्र अधिक कोण के सामने वाली भुजा से परे होगा। बस ये दो चीज याद रखेंगे, इसको छाप लो। अब मैं एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ, पूरा जो मैंने आज पढ़ा है, पूरा केंद्रों की पोजीशन, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। समझना क्या है मामला। मैंने 3 प्रकार के कोण बना, त्रिभुज बताए थे। एक तो न्यून कोणीय, ध्यान से समझना, एक तो न्यून कोणीय। न्यून कोणीय का मतलब आपने पढ़ा था, जिसका सारे कोण 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हों। आप कह सकते हैं 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। एक बताया था समकोण। समकोण का मतलब जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का, ऐसे समकोण हो, मतलब एक तरीके से 90 डिग्री। और एक बताया था अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब समझ गए होंगे आप, ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री से अधिक, ये 90 डिग्री से अधिक। और ये के बात आपके समझ में भाई, ठीक है। अब देखो एक एक सारे केंद्र कितने प्रकार के थे, 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से। एक तो था केंद्रक, केंद्रक की पोजीशन बतानी है, अंत केंद्र की, परिकेंद्र की, और लंब केंद्र की। ये सारों की पोजीशन मैं एक में ही बता देता हूँ, वो एक ही पेज पे, इसी पे ढंग से समझ लेना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो केंद्रक सब में अंदर ही होगा, केंद्रक सब में, यानी कि ये जो न्यून कोणीय त्रिभुज में सारे केंद्र अंदर होंगे। यहाँ लिख देता हूँ, सारे केंद्र अंदर।
सारे केंद्र अंदर का मतलब केंद्र की भी, अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सारे केंद्र अंदर ही होंगे। किसमें न्यून कोणीय, इसमें तो दिक्कत ही नहीं। इसमें है, इसमें देखो, इसमें केंद्रक और अंत केंद्र तो अंदर होंगे, यानी कि अंदर कहाँ होंगे, यहाँ पर अंदर केंद्रक और अंत केंद्र तो सब में ही अंदर होंगे। तो इसमें तो सारे ही अंदर थे। इसमें केंद्रक, माध्यिकाओं का कटान बिंदु और अंत केंद्र, कोणों का अर्धक, यानी कि अंदर जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र, वो तो अंदर होंगे। और इसमें भी क्या, एक तो केंद्र का अंदर रहेगा माध्यिकाओं का कटान बिंदु, और एक अंत केंद्र। अंत केंद्र का मतलब इसके अंदर मैं अगर वृत्त बनाऊंगा तो उसका केंद्र, यानी कि ये जो दो केंद्र हैं, ये वाले, ये दो केंद्र है, ये तो हमेशा सब में अंदर होंगे। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेना आवाज आई कि नहीं आई। अगर थोड़ी देर नहीं आई हो आवाज तो देख लेना, मैंने वही चीज समझाई है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक चीज नोट करना आप, न्यून कोणीय त्रिभुज में सारे केंद्र अंदर थे। देखो सारे केंद्र अंदर, जैसे ही फिर समकोण त्रिभुज बना, यानी कि न्यून कोण का मतलब सारे कोण 90 डिग्री से कम, समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री। तो फिर देखो सारे केंद्र यहाँ अंदर थे, लेकिन जैसे समकोण हुआ तो परिकेंद्र तो इधर पहुंच गया, समकोणीय मतलब ये इस पे कर्ण पर, और लंब केंद्र पहुंच गया यहाँ पे। यानी परिकेंद्र इधर जा रहा है और लंब केंद्र इधर जा रहा है। और जैसे मैंने और बढ़ाया कोण, अधिक कोण किया, तो परिकेंद्र बिल्कुल ही बाहर, मैं निकला गड्डी लेके, सिग्नल तोड़ दिया भाई साहब, बाहर इधर, और इधर वो उधर भाग गया। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते हैं, न्यून कोण से समकोण, समकोण से अधिक कोण, तो ऐसी स्थिति में लंब केंद्र तो इधर भाग रहा है, देखो लंब केंद्र तो इधर भाग रहा है, इसमें तो यहाँ आ गया, और उसमें तो बिल्कुल ही बाहर आ गया। और परिकेंद्र इधर भाग रहा है, इसमें यहाँ पहुंच गया बाउंड्री पे, और ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान की बाउंड्री पार कर गया। समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे, ये चीज दिमाग में लिख लेना भाई, कि जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते हैं तो लंब केंद्र तो इधर की साइड भाग रहा है और परिकेंद्र इधर की साइड भाग रहा है। तो ये आपकी केंद्रों की पोजीशन थी भाई। ठीक है, प्रश्न आएंगे आगे तो हम आपको बता देंगे परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, बस यही है। प्रश्न पूछेंगे, थ्योरी बेस के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जीके टाइप के क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब कुछ रिमार्क लिख लो। रिमार्क ये लिख लो, रिमार्क, रिमार्क लिखो। रिमार्क में क्या लिखेंगे, पहला रिमार्क, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही, सारे केंद्र मतलब चारों के चारों, सारे केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों, या फिर तीनों कोण 60-60 डिग्री का हो। ये
अब इसमें मैं अगर ये कहूँ शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु माध्यिका, ये माध्यिका है। मैंने कहा लंब, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालो, ये भी लंब है। तो माध्यिका भी यही, लंब भी यही, सारा कुछ ये। तो ये जो है ना, यही सारे केंद्र हो जाएंगे समबाहु त्रिभुज में। कौन कौन से? केंद्रक भी यही है, यही पॉइंट आएगा केंद्रक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इसलिए एक ही बिंदु होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब त्रिभुज ही समबाहु है तो सारी चीज समान होगी इसमें। केंद्रक भी यही होगा, और अंतःकेंद्र भी, परिकेंद्र भी, और लंब केंद्र भी। सारे केंद्र यही होंगे भाई, ठीक है? समझ में आ गया होगा? तो एक रिमार्क तो ये लिख लो, प्रश्न आता है डायरेक्ट, समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र होते हैं एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होंगे भाई। हालांकि ये न्यून कोण भी है, लेकिन न्यून कोण की एक वैरायटी है समबाहु त्रिभुज। न्यून कोण में सारे केंद्र अंदर होते थे, ध्यान रखना, पॉइंट नोट करो भाई। न्यून कोण में सारे केंद्र अंदर होते थे, लेकिन इसी में एक समबाहु की पोजीशन बनती है, वो अंदर तो होंगे ही, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे होंगे। अब जैसे ये 50, 60, 70 डिग्री, इसमें कौन सारे अलग अलग हैं, तो भुजा भी अलग अलग होंगी। इसमें सारे केंद्र एक पॉइंट पर नहीं होंगे, थोड़े थोड़े अलग अलग, दूर दूर, ऐसे ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर समबाहु की बात करें तो वो सारे केंद्र एक ही पॉइंट पे होंगे। दूसरा रिमार्क लिखेंगे, दूसरा रिमार्क में क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र, समद्विबाहु त्रिभुज में, थोड़ा नोट करना पॉइंट है क्या, समद्विबाहु है, सारे केंद्र एक ही रेखा पर, और एक ही रेखा पर, इसको मैं एक दूसरे शब्द में लिख सकता हूं, संरेख। ये आएगा परीक्षाओं में, होंगे। समझ रहे हैं बात को? समद्विबाहु का मतलब आप समझ गए होंगे। समद्विबाहु का मतलब ये दो भुजा बराबर। अब सारे समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, जाना रखना। सारे केंद्र एक ही रेखा पर होंगे और संरेख, मतलब एक ही रेखा पर मतलब संरेख, यानी कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु और लंब वगैरह सब यही होगा। और ये सारे केंद्र एक ही रेखा पे होंगे, थोड़े से एक बिंदु पे नहीं होंगे। एक ये मान लो लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र, और ये सारे ऐसे, ये सिस्टम एक ही रेखा पे संरेख होंगे। क्या होंगे ये? एक ही रेखा का मतलब होगा संरेख। हालांकि इसको डिटेल में पढ़े तो ये भी फिक्स होता है मामला, किस अनुपात में कैसे कैसे होता है, ठीक है? वो थोड़ा और ज़्यादा डीपली हो जाएगा, जो आगे जा करके हम बता देंगे आपको कि किस किस में कैसे क्या होगा, ऊपर कौन सा है, ये कौन सा है, स्पेशली इनका नाम भी बता देंगे, कौन ऊपर क्या कैसे सिस्टम। फिलहाल आप ये देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र जो है वो एक ही रेखा पे यानी संरेख होंगे। तो ये केंद्रों की पोजीशन आपकी खत्म होती है आज। छाप लीजिए इसको। ठीक है भाई। अब इसका क्वेश्चन मैं इसके स्क्रीन पे नहीं है, तो मैं प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे, मुख वर्बली। क्वेश्चन तो है लेकिन यहाँ बोर्ड पे नहीं है, तो मैं आप सीट पे से छाट छाट के कर लेना, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है? देखो पहला प्रश्न, क्वेश्चन पहला ये है कि एक त्रिभुज जिसमें परिकेंद्र उसकी एक
भुजा का, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु पर है तो त्रिभुज होगा। ऐसे प्रश्न बनेगा। अब ऑप्शन ए समबाहु, बी समद्विबाहु, सी समकोण और डी अधिक कोण। बताइए भाई। ऐसे प्रश्न आएगा, एक त्रिभुज जिसमें परिकेंद्र उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु पर है तो त्रिभुज होगा। अब यह पॉइंट को समझिए, प्रश्न को क्या करा, आपके प्रश्न का आंसर आ गया होगा कई ओके। एक त्रिभुज जिसमें परिकेंद्र उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु है। भुजा का मध्य बिंदु किस में आया था भाई, तुम देखो देखें, सब में देखो देखें। ये तो था ही नहीं मामला, ये भी। अब देखो ये देखो सारे, इसमें ये बताओ कि कौन सा केंद्र भुजा का मध्य बिंदु था। इसमें तो सारे केंद्र अंदर थे, भुजा का मामला नहीं था। इसमें तो ये कोने पर है, भुजा का मध्य बिंदु तो यही था भाई, भुजा पर तो यही आ रहा है। और वो उधर चलेगा और ये इधर चलेगा, तो इसका मतलब इसी की बात कर रहा है। और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं थोड़े से। तो इसमें आंसर क्या होगा, समकोण। यानी कि मैं चित्र अगर बनाऊं ऐसे ऐसे, ये समकोण त्रिभुज, और ये तो हो जाएगा क्या, भुजा का मध्य बिंदु तो है ये, आदि इधर आदि इधर, कर्ण का मध्य बिंदु कह सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका परिकेंद्र। समकोण 90 डिग्री था ही, और ये जो अगर पूछे कोई तो ये हो जाएगा लंब केंद्र। अगला प्रश्न में यही लिखाने वाला था, लेकिन अब इसी में समझ लो। प्रश्न आएगा, एक त्रिभुज जिसका लंब केंद्र किसी उस त्रिभुज के शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर तो यही आएगा लंब केंद्र। किस पर, समकोण पे। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न मैं यही लिखाने वाला हूं, लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। अगला अब एक और समझिए, लास्ट प्रश्न आज के लिए, कि मैं ये पूछूं किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होगा। पहला ए ऑप्शन समबाहु त्रिभुज, भी ऐसे ही ऑप्शन आएंगे तो, क्योंकि तुमने पढ़ लिया इसलिए तुमको ये वो हो रहा है भी, समद्विबाहु, सी अधिक कोणीय त्रिभुज, डी न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज। करो भाई सभी, चाहे जीवन है, करो सभी। देखो भाई, पॉइंट पकड़ने की क्या बात है, परिकेंद्र है और त्रिभुज के बाहर ये होगा। मैंने बताया था आपको, ये अधिक कोण था, यहां पर था परिकेंद्र, तो त्रिभुज के बाहर ही तो है, और यहां पर है लंब केंद्र। तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है भाई। एक प्रश्न और लिख लो, यहां पर क्या है मामला, किस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे। सारे केंद्र किस बिंदु, एक ही बिंदु पर होंगे। मैंने ध्यान रखना, थोड़ा समझना, कहीं तुम न्यून कोण लगा दो। एक ही बिंदु पर समबाहु त्रिभुज होगा बेटा, वो समबाहु, एक ही बिंदु पर समबाहु। देखो ये पढ़ा दिया मैंने, देखो ये वाला।
एक ही बिंदु पर, तो इसका आंसर क्या होगा? समबाहु। छाप लो ये सारी चीज, दोबारा छापो ये चीज, मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्ट प्रश्न छपेंगे ऐसे ही। और अंतिम प्रश्न, क्या पूछे आपसे? किस त्रिभुज में सारे केंद्र संरेख होंगे? संरेख होंगे, संरेख का मतलब समझ रहे हैं? एक ही रेखा पर। तो आप समझ गए होंगे शायद सभी, वो होगा कौन सा? अभी अभी पढ़ा है मैंने, समद्विबाहु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, केंद्रों की पोजीशन, जो मैंने पूरी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगले टॉपिक पे अब सुनो, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने केंद्र के बारे में पढ़ा दिया, और इस पर जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्न करा दिए। केंद्रों की पोजीशन पढ़ा दी, स्थिति, आज की क्लास में। दो टॉपिक हो चुके हैं रखने का, केंद्र पढ़ा दिया, केंद्रों की पोजीशन पढ़ा दी। अब आएगा समबाहुभुज। समबाहुभुज या बहुभुज, बहुभुज और बहुभुज का ही एक प्रकार है समबाहुभुज, ये टॉपिक होगा। देखो, ज्यामिति का सबसे बेस्ट टॉपिक तो ये था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो इसका मतलब आगे बिल्कुल दो कौड़ी की चीज़ें आएंगी, चिंता ना करें। और उसके बाद सबसे बेस्ट ये है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी चर्चा फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, शुभ रात्रि।